दो सेंट्रल आइडियाज़ हैं एथनोमेथोडोलॉजी के अंदर। एक है इंडेक्सिकलिटी और दूसरा है रिफ्लेक्सिविटी। तो इंडेक्सिकलिटी हो गया, रिफ्लेक्सिविटी देखते हैं। रिफ्लेक्सिविटी इन वेरी सिंपल वर्ड्स, रिफ्लेक्सिबिलिटी मीन्स being aware of how we or others affect the situation we are part of it. Reflexivity means कि अवेयर होना इस चीज़ का कि कैसे कोई भी इंडिविजुअल किसी भी सिचुएशन, जिस सिचुएशन का वो पार्ट होता है, कैसे उस सिचुएशन को अफेक्ट करता है, ये रिफ्लेक्सिबिलिटी कहलाता है। इट्स लाइक रियलाइजिंग दैट आवर एक्शंस, वर्ड्स एंड थॉट्स कैन शेप द वर्ल्ड अराउंड अस while at the same time the world shapes how we act and think। ये वही प्रिंसिपल हो गया कि जिस जगह पर आप हैं, जिस सिचुएशन में आप हैं, उस सिचुएशन का आप पर अफेक्ट करता है, और आप जो एक्शंस लेंगे, ऑफ कोर्स वो एक्शंस उस सिचुएशन से इन्फ्लुएंस होकर ही आप लेंगे, लेकिन अब जो आप एक्शंस लेंगे उससे वो सिचुएशन चेंज होगी, और जब वो सिचुएशन चेंज होगी, वो चेंज सिचुएशन आपके एक्शंस को चेंज करेगी, फिर आपके एक्शन चेंज होंगे। मतलब आपके थॉट्स, आपके एक्शंस, आपके वर्ड्स जो हैं वो आपकी रियलिटी, आपकी सिचुएशन, जो आपके वर्ल्ड है आपके आसपास, उसको चेंज करता है, और एट द सेम टाइम द वर्ल्ड शेप्स हाउ वी एक्ट एंड थिंक। यही है रिफ्लेक्सिबिलिटी, रिफ्लेक्सिविटी। इन रिसर्च or social settings, it also involves thinking how our biasness, background or presence might change what's happening and how we see things। रिसर्च के अंदर या किसी भी सोशल सेटिंग के अंदर हम इस चीज़ को भी देखते हैं कि किस तरीके से हमारे अपने बायसनेस, प्रेजुडिस, हमारा अपना बैकग्राउंड, हमारा अपना महज वहाँ होना किसी भी सिचुएशन को किस तरीके से चेंज कर देता है, या हम उस सिचुएशन को जिस तरीके से देखते हैं, हमारी सब्जेक्टिविटी उसकी ऑब्जेक्टिविटी को बदल देती है। यही रिफ्लेक्सिविटी है। गारफिंगल कहते हैं कि रिफ्लेक्सिविटी इज़ द की हाउ वी मेंटेन सोशल ऑर्डर। अब सोशल ऑर्डर वर्ड यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, और गारफिंगल कहते हैं कि रिफ्लेक्सिविटी ही की है हाउ वी मेंटेन सोशल ऑर्डर। यानी गारफिंगल के अनुसार जो सोशल ऑर्डर है वो इंडिविजुअल्स करते हैं, सस्टेन, मेंटेन, उसको ऑर्गेनाइज, और इंडिविजुअल्स करते हैं रिफ्लेक्सिविटी के थ्रू। एज इंडिविजुअल्स यूज रिफ्लेक्सिविटी टू एडजस्ट देयर बिहेवियर बेस्ड ऑन द रिएक्शंस ऑफ अदर्स एंड द कॉन्टेक्स्ट दे आर इन, एंड ऑल्सो चेंज बाय इट बाय पार्टिसिपेटिंग। Reflexivity, our sense of order, is a result of conversational process। यानी हमारा जो एक ऑर्डर का जो सेंस है वो परिणाम है कन्वर्जेशनल प्रोसेस का, बातचीत करने के, इंटरेक्शन करने के एक प्रोसेस का ही नतीजा है ये सेंस ऑफ ऑर्डर। इट इज़ क्रिएटेड इन अ टॉक, इट इज़ reflective action and it is subjective interpretation of order। सीधी बात कहें तो it implies that order does not create on its own but is created by the individual। यानी order does not created on its own but it is created by the individuals। तो ये रिफ्लेक्सिबिलिटी है। तो ये दो बेसिक आइडियाज़ थे, सेंट्रल आइडियाज़ हैं एथनोमेथोडोलॉजी के अंदर, इंडेक्सिकलिटी और रिफ्लेक्सिविटी का। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो रिमेंबर करना है। एथनोमेथोडोलॉजिस्ट आर नीदर इंटरेस्टेड इन माइक्रोस्ट्रक्चर्स नॉर मैक्रोस्ट्रक्चर्स, दे आर कंसर्न्ड विद प्रैक्टिसेस दैट प्रोड्यूसेस बोथ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स। इसका मतलब क्या है? जो क्लासिकल सोशियोलॉजी थे
वो मैन को डिपिक्ट करते थे एज अ कल्चरल डोप, यानी एंडलेसली रिफ्लेक्सिव, सेल्फ कॉन्शियस एंड कैलकुलेटिव। जो आदमी है, जो इंडिविजुअल है, वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस है, कैलकुलेटिव है, बहुत सोच समझ कर निर्णय लेता है, और हमेशा रिफ्लेक्सिव है, यानी जैसा उसके पास स्टिमुलस आएगा उसी तरीके से वो रिएक्ट कर देगा, एंडलेसली रिफ्लेक्सिव है। हु सिंपली एक्ट्स आउट इन द डायरेक्टिव्स प्रोवाइडेड बाय द कल्चर ऑफ हिज सोसाइटी। हमें ये याद रखना होगा, जो क्लासिकल सोशियोलॉजी थे वो बिग स्ट्रक्चर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करते थे और इंडिविजुअल को इतनी प्रायोरिटी नहीं देते थे। इसलिए ही वो कह रहे हैं कि जो मैन है ना, वो रिफ्लेक्सिव है, बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव एक्शंस लेता है, वो सिंपली एक्ट आउट करता है, यानी इम्पल्सिव बिहेवियर, सिंपली एक्ट आउट करता है। वो सारे प्रिंसिपल्स, डायरेक्टिव्स, लॉज जो प्रोवाइडेड बाय द कल्चर ऑफ हिज सोसाइटी, यानी जिस सोसाइटी में है वो सोसाइटी जो उसके ऊपर डाल रही है, जो इम्प्लीमेंट करवा रही है, उसी को वो एग्जीक्यूट करता है। लेकिन गारफिंगल आर्ग्यू करते हैं कि मेंबर्स यानी इंडिविजुअल गिव मीनिंग टू सिचुएशंस। जो इंडिविजुअल है, जिस सिचुएशन में वो हैं, वो उसको एक नई मीनिंग देते हैं। कंस्ट्रक्ट देयर ओन वर्ल्ड रेदर देन बीइंग शेप्ड बाय इट, यानी वो अपनी एक व्याख्या बनाते हैं, अपनी ही एक दुनिया बनाते हैं जिस भी सिचुएशन में वो होते हैं। क्योंकि गारफिंगल आर्ग्यू करते हैं, इसलिए एथनो मैथोडोलॉजिस्ट जो हैं वो रिफ्यूज़ करते हैं टू ट्रीट एक्टर्स एज कल्चरल डोप, यानी वो इंडिविजुअल्स को कल्चरल डोप नहीं मानते, वो रिफ्यूज़ करते हैं। एल्फ्रेड सुस भी यही कहते थे, इसलिए एथनो मैथोडोलॉजिस्ट जो हैं वो एल्फ्रेड सुस की बात को और सपोर्ट करते हुए कहते हैं, वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि जो दे रिकॉग्नाइज डेट मोस्ट ऑफ्टन एक्शन इज़ रूटीन एंड रिलेटिवली अनरिफ्लेक्टिव, यानी जो इंडिविजुअल्स जो एक्शंस ले रहा है, जो एक्टर्स हैं, वो रूटीन में एक्शन लेता है और अनरिफ्लेक्टिव होता है, रिलेटिवली अनरिफ्लेक्टिव होता है। इन शॉर्ट, ना ही वो मैक्रो स्ट्रक्चर्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि बिग सोशल स्ट्रक्चर, रिलीजन, सोशल इंस्टीट्यूशंस, ना ही वो मैक्रो स्ट्रक्चर्स कह रहे हैं कि सिर्फ इंडिविजुअल है, सिर्फ इंडिविजुअल ही करता है, ऐसा भी नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो एक बीच की ऐसी सिचुएशन देख रहे हैं जो दोनों का समन्वय है। एथनो मैथोडोलॉजिस्ट आर नीदर इंटरेस्टेड इन माइक्रो स्ट्रक्चर्स नॉर मैक्रो स्ट्रक्चर्स, दे आर कंसर्न्ड विद प्रैक्टिसेस दैट प्रोड्यूसेस बोथ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स। ये पहला पॉइंट याद रखने का है। दूसरा, एथनो मैथोडोलॉजिस्ट आर्ग्यूज दैट सोशल वर्ल्ड इज नथिंग मोर देन कंस्ट्रक्ट, इंटरप्रिटेशन एंड अकाउंट ऑफ इट्स मेंबर्स। अकाउंट ऑफ इट्स मेंबर्स, यानी जो एथनो मैथोडोलॉजिस्ट आर्ग्यू करते हैं कि जो सामाजिक दुनिया है वो और कुछ नहीं बल्कि जो उसके मेंबर्स का जो कंस्ट्रक्ट है, जो इंटरप्रिटेशन है, जो अकाउंट है, वही है सोशल वर्ल्ड। अकाउंट्स का मतलब क्या है? अकाउंट्स आर द वे इन विच एक्टर एक्सप्लेन स्पेसिफिक सिचुएशन, यानी अकाउंट एक ऐसी चीज़ है जिसमें एक्टर्स यानी जो इंडिविजुअल हैं वो किसी भी सिचुएशन को एक्सप्लेन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं, आइडियलाइज करते हैं, वो स्पेसिफिक सिचुएशन को कैसे एक्सपीरियंस करते हैं, वही उस इंडिविजुअल का अकाउंट कहलाती है। एथनो मैथोडोलॉजिस्ट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं कन्वर्जेशनल एनालिसिस के ऊपर। कन्वर्जेशनल एनालिसिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एथनो मैथोडोलॉजी। दिस इज़ वन ऑफ द रीजन्स दैट एथनो मैथोडोलॉजिस्ट आर preoccupied with analyzing conversations. Why? Because ethnomethodologists devote a lot of attention to analyze people's account and also the way in which these accounts are rejected, offered or accepted by others. तो यहाँ पे इनका कहना है कि क्योंकि सोशल वर्ल्ड कुछ और नहीं बल्कि जो उसके अंदर जो मेंबर्स हैं
उनका बनाया हुआ कंस्ट्रक्ट है, उनका बनाया हुआ इंटरप्रिटेशन है, उनका अकाउंट है। तो उसी अकाउंट को जानने के लिए कन्वर्जेशनल एनालिसिस की जाती है, यानी एक ऐसी प्रक्रिया जिसके थ्रू वो व्यक्ति क्या सोच रहा है, वो व्यक्ति की क्या कन्वर्जेशन है उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, उसको एनालाइज करके एक उसका अकाउंट बनाया जाता है। और उस अकाउंट की स्टडी से ही एथनोमेथोडोलॉजिस्ट अपने सोशल वर्ल्ड की अंडरस्टैंडिंग को समझते हैं। ये दूसरा पॉइंट था। इसमें जो कन्वर्जेशनल एनालिसिस है, इसको यहाँ पे दिया हुआ है बहुत अच्छे से, मैं रीड कर देता हूँ। कन्वर्जेशनल एनालिसिस, इट इज़ अ एम्पेरिकल स्टडी ऑफ conversation by employing techniques drawn from ethnomethodology। यानी एम्पेरिकल स्टडी है, साइंटिफिक स्टडी है किस चीज़ की, कन्वर्जेशन की। इसकी जो टेक्निक्स हैं आर ड्रॉन फ्रॉम एथनोमेथोडोलॉजी। कन्वर्जेशनल एनालिसिस एग्जामिन्स डिटेल ऑफ नेचुरली ऑकरिंग कन्वर्जेशन। कन्वर्जेशनल एनालिसिस एग्जामिन करता है, किस चीज़ को एग्जामिन करता है, जो नेचुरली ऑकरिंग कन्वर्जेशंस हैं उसको डिटेल तरीके से एग्जामिन करता है और फिर रिवील करता है द ऑर्गेनाइजेशनल प्रिंसिपल्स ऑफ टॉक एंड इट्स रोल इन द प्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ सोशल ऑर्डर। यानी उन कन्वर्जेशन को एग्जामिन करता है और रिवील करता है कि सोशल ऑर्डर को बिठाने के लिए, सोशल ऑर्डर के लिए वो किस तरीके की प्रिंसिपल्स हैं, उसके अंदर किस तरीके की एक ऑर्गेनाइजेशनल संगठित सिद्धांत या रोल इन प्रोडक्शन इन रिप्रोडक्शन ऑफ सोशल ऑर्डर। ठीक है, ये पॉइंट समझ आ गया। इन दिस ऑल फैसेट्स ऑफ कन्वर्जेशन फॉर मीनिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट वर्ड, यानी इस टेक्निक के अंदर हर चीज़ को देखा जाता है, स्मॉलेस्ट वर्ड लाइक या ओ टू द टाइमिंग ऑफ पॉज, इंटरप्शन एक्सेट्रा, इन सभी चीज़ों को स्टडी करा जाता है। इस एनालिसिस के अंदर सभी चीज़ों को ध्यान में रख कर रिजल्ट तक पहुंचा जाता है, बहुत डिटेल है। एथनोमेथोडोलॉजिस्ट हैरोल्ड गारफिंगल एंड हार्वे सैक्स वर कंसर्न टू शो हाउ द orderliness of society is actively produced by the actions, especially during conversation of participants। जो एथनोमेथोडोलॉजिस्ट जो थे हैरोल्ड गारफिंगल और हार्वी सैक्स, वो बहुत ज़्यादा कंसर्न थे और वो ये दिखाना चाहते थे कि जो ऑर्डरलीनेस जो है सोसाइटी की, वो कितनी ज़्यादा एक्टिवली प्रोड्यूस होती है जो उसके पार्टिसिपेंट्स हैं उनके एक्शंस, उनके कन्वर्जेशंस के द्वारा। For example, in a day-to-day conversation, no one is in charge of the distribution of turns at talking. Still, most conversations are remarkably in order with the series of turns for each speaker। उनका ये कहना है कि कोई भी इस तरीके का रूल नहीं बना हुआ कि मैं बोलूँगा फिर तुम बोलोगे, लेकिन फिर भी लोग इसी तरीके से बोलते हैं, पहले हम बोलते हैं फिर तुम बोलते हो, फिर उसको एनालाइज करते हैं, फिर समझते हैं। तो कन्वर्जेशन कैन बी रिकॉर्डेड एंड कैन बी एनालाइज्ड ओवर एंड ओवर। अब इस टेक्निक में क्या किया जाता है, कन्वर्जेशन को रिकॉर्ड किया जाता है, उसको बार बार ओवर एंड ओवर एनालाइज किया जाता है। कन्वर्जेशनल एनालिसिस हैज़ अचीव्ड मैनी इंपॉर्टेंट थिंग्स इन इंटरप्रेटिविस्ट सोशियोलॉजी। First, it has helped in uncovering a lot about the ways in which ordinary talk is structured. For example, with the help of recorded conversations, we now have a better understanding of how conversations are started and eliminated। ये कह रहे हैं कि जो ऑर्डिनरी टॉक है वो किस तरीके से स्ट्रक्चर होती है, इसके बारे में हमें बहुत कुछ जानने को मिला है रिकॉर्डेड कन्वर्सेशंस के थ्रू। नाउ वी हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ कन्वर्जेशन आर स्टार्टेड एंड एलिमिनेटेड। अब हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग है कि किस तरीके से कन्वर्जेशन स्टार्ट होती है और किस तरीके से ख़त्म होती है, किस तरीके से टॉपिक्स आर चूजन एंड अवॉइडेड, हाउ टॉपिक्स आर चूजन एंड अवॉइडेड एक्सेट्रा। सेकेंड, इट हैज़ सर्व्ड एज अ methodological tool for sociologists by enhancing the quality of evidence and
also has served as a tool for checking the validity of analysis. Third, this method has been able to throw light on institutional talk by comparing specialized form of talk, courtroom interrogation, pilot conversation with air traffic control calls to emergency services with everyday talk. इस मेथड ने बहुत ज़्यादा रोशनी डाली है उन सभी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड टॉक्स के अंदर जिसमें स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ टॉक होती है, लाइक कोर्ट रूम इंटेरोगेशन या पायलट कन्वर्जेशन, या इस तरीके की जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड टॉक होती हैं इनको भी बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने स्टडी करा है, कंपेयर किया है. मैनी जॉब्स आर डन मेनली थ्रू टॉकिंग, इवन बीइंग अ फैमिली डॉक्टर इज़ मोस्टली टॉक. So conversation analysis has contributed significantly to the work of sociology. Sociology के वर्क के अंदर conversational analysis ने बहुत अच्छा प्रभाव डाला है. Like conversational analysis, discourse analysis is another similar technique. तो conversational analysis मोटा मोटा यही था कि बहुत ही बारीक तरीके से conversation को analyze किया जाता है और उस analysis के थ्रू एक सोशल ऑर्डर को बनाया जाता है, उसको स्टडी करने की कोशिश की जाती है. कन्वर्जेशन एनालिसिस एग्जाम्पल डिटेल ऑफ नेचुरली ऑकरिंग कन्वर्जेशन टू रिवील द ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल्स ऑफ टॉक एंड इट्स रोल इन द प्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ सोशल ऑर्डर. Orderliness of society is actively produced by the actions स्पेशली ड्यूरिंग कन्वर्जेशन ऑफ पार्टिसिपेंट्स. ठीक है, तो ये था कन्वर्जेशन एनालिसिस. तो जो दूसरा पॉइंट था हमारा वो यही कह रहा था कि एथनोमेथोडोलॉजिस्ट जो होते हैं उनका जो अकाउंट मेंबर्स का जो अकाउंट होता है उसकी वो बहुत ज़्यादा डिटेल स्टडी करते हैं. स्टडी कैसे करते हैं? कन्वर्जेशनल एनालिसिस के थ्रू. पहले हर इंडिविजुअल का उसकी जो भी स्पेसिफिक सिचुएशन है उसको वो जो एक्सपीरियंस कर रहा है उसका एक अकाउंट बनाया जाता है. उस अकाउंट से कन्वर्जेशनल एनालिसिस के थ्रू उस अकाउंट को स्टडी करा जाता है और फिर वहाँ से एक ऑर्डर, सोशल ऑर्डर को समझा जाता है. तो ये सेकंड पॉइंट था. अब सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं कि सब की तरह सोशियोलॉजिस्ट का भी सोशल अकाउंट होता है. सोशियोलॉजिस्ट ऑल्सो ऑफ like everyone else, sociologist also offers account. A good deal of sociology, indeed all social sciences, involve common sense interpretations. That is, report of sociological studies can be seen as account and analyzed in the same way all other accounts can be studied. तो तीसरा पॉइंट ये है कि एथनोमेथोडोलॉजी कैन स्टडी द अकाउंट ऑफ सोशियोलॉजिस्ट इन द सेम वे सोशियोलॉजिस्ट स्टडीड द अकाउंट ऑफ ले पर्सन. उनका कहना है कि हर जो भी इंडिविजुअल है वो दुनिया को या सोशल वर्ल्ड को कुछ अकाउंट ऑफर कर रहा है और सोशियोलॉजिस्ट कोई अलग हटके नहीं है, वो भी इसी वर्ल्ड के अंदर अपना एक अकाउंट ऑफर कर रहे हैं. और जिस तरीके से सोशियोलॉजिस्ट दुनिया को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसी तरीके से वो लोग भी उनको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं. तो एथनोमेथोडोलॉजिस्ट कैन स्टडी द अकाउंट ऑफ सोशियोलॉजिस्ट इन द सेम वे दैट दे स्टडी द अकाउंट ऑफ ले पर्सन. ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हमें याद रखना है. अब क्रिटिसिज्म देखते हैं एथनोमेथोडोलॉजी का. लाइक एनी अदर इंटरप्रिटेटिव अप्रोच, एथनोमेथोडोलॉजी इज़ ऑल्सो क्रिटिसाइज्ड. इसको देखते हैं क्या क्रिटिसाइज़ किया है. पहला क्रिटिसिज्म ये है, एथनोमेथोडोलॉजी क्रिटिसाइज्ड फॉर टेकिंग अ डिटैच्ड व्यू ऑफ द मेंबर ऑफ सोसाइटी. इनका कहना है कि जो इंडिविजुअल है उसको डिटैच्ड व्यू, अलग हटके, यानी उसको एक तरीके से उन्होंने बिल्कुल अलग हटा दिया, मतलब बाकी चीज़ों का उसके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस ही नहीं हो रहा है, ऐसा बना दिया और सिर्फ अकेले एक इंडिविजुअल को स्टडी कर रहे हैं. ऐसा नहीं होता है. डिटैच्ड व्यू ऑफ मेंबर ऑफ सोसाइटी, गिडेंस ने कहा है, दे सीम्स टू हैव नो गोल. दे आर क्रिटिसाइज्ड फॉर टेकिंग अ डिटैच्ड व्यू ऑफ द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी. अकॉर्डिंग टू गिडेंस दे सीम टू हैव नो गोल. यानी उनका कहना है कि जो मेंबर्स हैं सोसाइटी का, उनका कोई
गोल नहीं है, बस वो जिए जा रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। आपने एक डिटैच व्यू ले ली, ऐसा नहीं होता है। एल्विन गोल्डनर सेज दैट दे इग्नोर द फैक्ट दैट इंटरेक्शंस एंड रियलिटी आर शेप्ड बाय द डिफरेंट पावर रिलेशंस दैट एग्जिस्ट इन सोसाइटी। एल्विन गॉर्डनर कहते हैं कि इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट को इग्नोर कर दिया, that interactions or reality are shaped by the differential power relation that exist in society। तो एक पावर रिलेशन जो थी वो तो इन्होंने इस्टेब्लिश नहीं करी। इंटरेक्शंस जो होती हैं किसी सोसाइटी के अंदर, उसके अंदर पावर रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। अब कोई बड़ा आदमी है जो बहुत ही पावरफुल है और कोई एक छोटा आदमी है, उनकी इंटरेक्शंस में कितना फ़र्क होगा। तो पावर डायनेमिक्स को इन्होंने यहाँ पे इग्नोर करा है, ये क्रिटिसिज्म था जो कि सही क्रिटिसिज्म है। लेकिन एथनो मेथडोलॉजिस्ट वो ये कहना चाह रहे हैं कि कन्वर्जेशन ही बेसिस है सोशल ऑर्डर का, चाहे कन्वर्जेशन कैसी भी हो उसमें। अकॉर्डिंग टू गोल्ड थॉर्पे, इट सीम्स दैट वॉट मेंबर्स डोंट रिकॉग्नाइज डजंट एग्जिस्ट फॉर देम एंड दे रिमेन इंसुलेटेड विद दैट। दिस इज़ हाउएवर नॉट ट्रू। तो गोल्डथ्रोप कहते हैं कि अगर किसी मेंबर को किसी चीज़ के बारे में नहीं पता तो वो उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो उस चीज़ के टच में ही नहीं है। पर ऐसा नहीं होता है। तो ये 3 क्रिटिसिज्म है। तो इसी के साथ एथनो मेथडोलॉजी हमारा यहाँ पे पूरा होता है और नॉन पॉजिटिविस्ट अप्रोच भी हमारी पूरी होती है। कुछ बेसिक क्रिटिसिज्म हैं जो नॉन पॉजिटिविस्ट अप्रोच के हैं, वो भी देख लेते हैं। हमको पता है सोशोलॉजिकल अप्रोच जो है, मैक्रो अप्रोच होती है हमारी पॉजिटिविस्ट अप्रोच, जिसके अंदर फंक्शनलिज्म आता है, और कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच आती है जो मार्क्सिज्म की है। फंक्शनलिज्म के अंदर ही आता है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। ये मैक्रो अप्रोचेस हैं, साइंटिफिक अप्रोच है, पॉजिटिव अप्रोच है। दूसरी आती है नॉन पॉजिटिव अप्रोच, माइक्रो अप्रोच या इंटरप्रिटेटिव अप्रोच के अंदर इंटरप्रिटेटिव अप्रोच भी कहा जाता है। इनके अंदर 3 अप्रोच हैं जो हमें पढ़नी है, फिनोमिनोलॉजी, सिंबॉलिक इंटरेक्शन और एथनो मेथडोलॉजी हमने आज पढ़ लिया। तो ये एक बेसिक 3 नॉन पॉजिटिविस्ट अप्रोच है, इंटरप्रिटेटिव अप्रोच। तो हम बेसिक क्रिटिसिज्म देखते हैं नॉन पॉजिटिव अप्रोच के। बेसिक है, बहुत ही बेसिक क्रिटिसिज्म है। इट्स माइक्रो पर्सपेक्टिव मिसेस या इग्नोर्स द बिग पिक्चर। हमने कहा था कि नॉन पॉजिटिव अप्रोच के अंदर माइक्रो चीज़ों को, इंडिविजुअल के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। तो इन्होंने कहा है कि बिग पिक्चर को इग्नोर कर देता है। सब्जेक्टिविटी ओवर प्योर ऑब्जेक्टिविटी मेक्स इट मोर डिबेटेबल रेदर देन कंक्लूसिव। जो पॉजिटिविस्ट अप्रोच थी उनका सारा फोकस इसी पे था कि किसी तरीके से थ्योरी बनाई जाए, एक कंक्लूड करा जाए किसी भी चीज़ को, लेकिन क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव व्यू था। लेकिन सब्जेक्टिव व्यू जो नॉन पॉजिटिविस्ट अप्रोच है वो सब्जेक्टिव व्यू पे ज़्यादा फोकस करती है। इमोशंस, पर्सनल बायसनेस, एक इंडिविजुअल क्या सोचता है, इसके ऊपर सब्जेक्टिव के ऊपर ज़्यादा फोकस करती है। तो जो इसके जो रिज़ल्ट हैं वो डिबेटेबल होते हैं, क्योंकि हमेशा इंडिविजुअल का अप्रोच बदलेगा, हर इंडिविजुअल एक जैसा नहीं सोचता। तो आप जो भी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे वो डिबेटेबल होगा। नॉन पॉजिटिविस्ट मेथडोलॉजी कुड नॉट रिजॉल्व द डिलेमा ऑफ ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी। इनका डिलेमा ऑब्जेक्टिविटी या सब्जेक्टिविटी, किस चीज़ को चूज़ करें, ये कभी ख़त्म नहीं हुआ। वेबर एंड मेड ऑल्सो फेवर्ड ऑब्जेक्टिविटी। वो हालांकि नॉन पॉजिटिविस्ट अप्रोच ज़्यादा थे, लेकिन उन्होंने भी ऑब्जेक्टिविटी को। नॉन पॉजिटिविस्ट कुड नॉट डेवलप यार ये कंफर्म नहीं है, नॉन पॉजिटिविस्ट कुड नॉट डेवलप अ सिंगल मैथडोलॉजिकल प्रिंसिपल। भाई इनका भी कोई सिंगल यूनिवर्सल मैथडोलॉजी नहीं बना पाए। इनके अंदर भी इन्होंने दुनिया भर की दे दी, किसी ने फिनोमेनोलॉजी दे दी, किसी ने सिंबॉलिक इंटरेक्शन दे दिया, किसी ने एथनोमेथडोलॉजी दे दी। तो इन्होंने भी किसी एक के ऊपर सहमति नहीं बैठी, सब ने अपनी अपनी मेथडोलॉजी दे दी। इसकी वजह से वाइड वेरिएशंस पैदा हुए नॉन पॉजिटिविस्ट रिसर्च के अंदर। नॉन पॉजिटिविस्ट मेथड ऑल्सो डिपेंड हैविली ऑन द एबिलिटी ऑफ इंटरोगेटर, यानी जो रिसर्च कर रहा है उसकी एबिलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होने लगे, क्योंकि
क्योंकि सब्जेक्टिव अप्रोच है। तो डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस वर गिवन टू सेम फिनोमिना, तो एक ही फिनोमिना के लिए डिफरेंट एक्सप्लेनेशन आने लगी। जब रिसर्च मेथडोलॉजी हद 2-3 ज़्यादा हैं, 3-4, तो हर अप्रोच हर क्वेश्चन को, हर फिनोमिना का डिफरेंट रिजल्ट दे रहा है, तो ये बहुत ही ज़्यादा वेरिएशंस आने लगे। नॉन पॉजिटिविस्ट ignored independent existence of social phenomena and overlooked the fact that man is born in a pre-existing society। उन्होंने सोसाइटी को नज़रअंदाज किया। उन्होंने कहा कि इंडिविजुअल ही है जो सोसाइटी को लीड कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब इंडिविजुअल पैदा होता है तो वो ऑलरेडी एक सोसाइटी के अंदर पैदा होता है, और पैदा होते के साथ ही सोसाइटी उस पर इन्फ्लुएंस करने लगती है। तो किसी भी सोशल फिनोमिना का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नॉन पॉजिटिविस्ट अप्रोच ने इग्नोर किया, जो नहीं करना चाहिए था। ये बेसिक क्रिटिसिज्म है। इसी के साथ हमारी एथनो मेथडोलॉजी फिनिश होती है।